Hello viewers, my name is Vinay and you are watching Success Dil Se. Guys, welcome back in another video of economics. So let's begin. So friends, as we learned in last video of economics, exploitation of three sectors, and those three sectors were agriculture sector, industrial sector and international trade sector. So guys, let's move on another topic, and that is feature of Indian economy on the eve of independence. Feature means विशेषता. भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. ठीक है, उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में, जो अर्थव्यवस्था हमें इनहेरिटेड में प्राप्त हुई थी, आजादी के बाद मिली थी 1947 के बाद. क्या क्या विशेषताएं थी हमारी अर्थव्यवस्था की, चलिए समझते हैं डिटेल में. ठीक है, तो फर्स्ट जो पहली विशेषता थी वो थी स्टैग्नेंट इकोनॉमी. स्टैग्नेंट इकोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं गतिहीन अर्थव्यवस्था, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है. ठीक है, होता भी तो बहुत नेग्लिजिबल, नगण्य होता है. ठीक है, इसका डेफिनेशन आप समझ सकते हैं. स्टैग्नेंट इकोनॉमी रेफर टू दैट इकोनॉमी व्हिच शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम. ठीक है, नो ग्रोथ इन इनकम की बात हो रही है यहाँ पे गाइस. तो पॉइंट है लो ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम. ठीक है, यही मैंने आपको डेफिनेशन के थ्रू बताया था. अच्छा, जो फैक्ट है वो जान लेते हैं. 1860 टू 1945 के बीच जो पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ थी वो जस्ट 0.5% थी. इट वाज टू नेग्लिजिबल एंड दैट्स व्हाई स्टैग्नेंट इकोनॉमी. जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल ठप थी, बिल्कुल अपरिवर्तनशील थी, कोई भी उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता, ठप रुकी हुई थी. ठीक है, इट वाज वेरी नेग्लिजिबल, मतलब बहुत ही कम परिवर्तन हो रहा था. पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ रेट बहुत ही कम थी. 1925 की बात है. 1925 टू 1950 के बीच जो पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ देखी गई थी 0.1%. ये डिक्रीज ही हो गया. और ठीक है, देखा जा रहा है यहाँ पे, तो जो कंडीशन थी और बदतर टू बदतर हो गई. समझने की बात यहाँ है. और इसीलिए जो इकोनॉमी थी वो क्या थी, स्टैग्नेंट थी, बिल्कुल थप थी, कोई परिवर्तन नहीं था, बदतर कंडीशन में थी. आप ऐसे समझ सकते हैं. ठीक है, तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी, अपरिवर्तनशील इकोनॉमी, थप इकोनॉमी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, बैकवर्ड इकोनॉमी. बैकवर्ड इकोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था. ठीक है, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था क्या क्या कारण थे, चलिए समझते हैं. लो पर कैपिटा इनकम. यहाँ पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ की बात हो रही थी, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है. ठीक है, उस समय की बात है पर कैपिटा इनकम थी, पर कैपिटा इनकम 230 रुपए. ठीक है गाइस, 230 रुपए पर एनम की ये इनकम थी. पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, आजादी के समय जब हमारी अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई थी. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट वाज rampant, मतलब rampant, अनकंट्रोल्ड पॉवर्टी थी. इट वाज अ रीजन ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमी. ठीक है, पहली बात तो पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, रीजन ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमी. अनएम्प्लॉयमेंट rampant, अनकंट्रोल्ड पॉवर्टी थी, बैकवर्ड ऑफ रीजन ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमी हो गया. बल्क ऑफ पॉपुलेशन पूरा मैंने लिख रखा है, शॉर्ट में ऑफ वगैरह लगा दो तो और लंबा लाइन जा सकता है, इसलिए मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने के लिए शॉर्ट में लिख रखा है. ठीक है, बुक में आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, कोई भी बुक का फॉलो करते हो तो. बल्क ऑफ पॉपुलेशन जो था पुअर था, जो पॉपुलेशन का बड़ा सा बड़ा भाग क्या था, पॉवर्टी में दबा हुआ था, बहुत ही दयनीय अवस्था में था. ठीक है, नेक्स्ट वन, फेल टू गेट फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, मतलब बेसिक नीड्स को भी प्राप्त करने में असफल थे हमारे देश के लोग. इसीलिए जो इकोनॉमी थी क्या थी, वो बैकवर्ड थी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी. चलिए चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस. इंडस्ट्रियल एक्सप्लोइटेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे देश की इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सप्लोइटेशन किया. ठीक है, उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया था. ठीक है गाइस, हमने समझा था लास्ट वीडियो में, आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. ठीक है, चलिए समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट. पॉइंट है लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री. बड़े उद्योगों की बहुत कमी थी. ठीक है, उद्योग को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया था हमारे देश से. देखा जाए तो जो कुटीर उद्योग हो गए और क्या कहते हैं हस्तकला वगैरह हो गई, छोटे मोटे उद्योग की तो बिल्कुल बेसिक उद्योगों की बिल्कुल समाप्ति ही कर दी गई थी. समाप्ति अपने फायदों के लिए उन्होंने किया था. कई तरह के टैक्स वगैरह लगाए थे, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में. हमारे जो देश के हैंडीक्राफ्ट उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था.
उनका कोई भी एक्सपोर्ट आउटसाइड कंट्री नहीं होने दिया जा रहा था। प्रॉपर अपने दो कंट्रियों के बीच, ब्रिटिशर्स ने और इंडिया के बीच में क्या किया था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्रियाकलाप किया जा रहा था, ओनली और ओनली फॉर ब्रिटेन की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ठीक है गाइस, हमने ये सीखा था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस था वो क्यों था, क्योंकि लैक ऑफ बेसिस और हैवी इंडस्ट्री की बहुत कमी थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है प्रोडक्शन वाज नेग्लिजिबल। जब इंडस्ट्री का आता ही पता नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कोई ठिकाना ही नहीं, नष्ट कर देगा तो नेग्लिजिबल तो प्रोडक्शन होना ही था। ठीक है गाइस, स्मॉल एंड स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री वर रूइंड। ठीक है, छोटे स्केल के छोटे पद की जो इंडस्ट्रियां थी, कॉटेज इंडस्ट्री थी, उनको नष्ट कर दिया गया, डेंट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था गाइस। ठीक है, हमने पढ़ रखा है इसे। अच्छा, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन, और ये बहुत बड़ा कारण था कि इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी क्षमता नहीं थी, नहीं तो क्षमता कहां से हुई कि कुछ बनाए हो। ठीक है, थी भी, ऐसे नहीं कहते नहीं थी, लेकिन वो गिने चुने बिल्कुल ना के बराबर। कुछ तो जो मेन थे वो आउटसाइड, मतलब बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चले गए थे। ठीक है, जो गिने चुने एक आध थे, उतने में उनकी क्षमता नहीं थी उनकी कि वो हाई लेवल की प्रोडक्शन करें, मशीन का उत्पादन करें और इसका इस्तेमाल करें। इसीलिए मशीनों का इंपोर्ट आउटसाइड कंट्री से हमारे देश किया करता था इस्तेमाल के लिए। उसमें डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह भी हुआ करते थे जो देश के रक्षा के इस्तेमाल में आते थे। ठीक है, ये सब कारण थे जो कि इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस था हमारे देश में। हालांकि सॉरी गाइस, मेरे को पहले आपको ये पॉइंट बताना चाहिए कि मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने इसे गलती से यहाँ लिख दिया था। हालांकि ये समझते, कोई बात नहीं, आपको समझ चाहिए, समझे, पॉइंट तो पॉइंट है। ठीक है ना, एक विशेषता है, ये भी विशेषता है। तो जो नेक्स्ट विशेषता है वो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, कृषि कैसे पिछड़ापन, किसी का पिछड़ापन कैसे था, चलिए समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। 72% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन लिखा है, 72% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 72% जो लोग कार्यरत थे हमारे देश में, किसमें एंगेज थे, एग्रीकल्चर में थे। ठीक है, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो ओनली 50% था। ये शो करता है कि एग्रीकल्चर बैकवर्ड था, कि 72% लोग जो तो कार्यरत थे, लेकिन 50% एक देश की अर्थव्यवस्था में, एक देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, देश की हेल्थ होती है, जैसे हमारी हेल्थ होती है, उसमें सिर्फ 50% ही उसका कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि और कोई रोजगार था नहीं हमारे देश में। उस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल बैकवर्ड थी। ठीक है ना, वो रोजगार की उत्पत्ति कर नहीं थी। मोस्ट ऑफ द पर्सन वर एंगेज इन एग्रीकल्चर। तो ये माना जाना, मतलब ये सोचा जा सकता है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में अधिक होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल 50% है, मतलब हाफ है। ये एक कारण है किसका, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस का। ठीक है, और दूसरा कारण लो प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर होता तो था, लेकिन जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही लो होता था। जीवन निर्वाह के इस्तेमाल में भी नहीं आ पाता था, मतलब इतना भी प्रोडक्शन नहीं हो पाता था कि उसे जीवन निर्वाह हो सके। ठीक है, कैसे भी फाइट करके जीवन निर्वाह करते थे और अदर कंट्री से एक्सपोर्ट करते थे फूड ग्रेन चीजों का भी। तो ये कारण था लो प्रोडक्टिविटी एंड सबसिस्टेंस फार्मिंग। जो फार्मिंग होती थी सिर्फ क्या, लाइफ जीवन निर्वाह के लिए ही होती थी, इससे ज्यादा नहीं कर पाते थे। एग्रीकल्चर कमर्शियलाइजेशन नहीं कर पाते थे क्योंकि प्रोडक्शन नहीं था। चलिए चलते हैं, समझते हैं इंडियन इकोनॉमी की अगले फ्यूचर को, जो कि है हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। ठीक है, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, जैसे कि अभी हमने लास्ट में अभी समझा था कि जो आउटसाइड कंट्री से हम मशीनरी वगैरह और डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह मंगाते थे, क्योंकि हमारे देश में उसका प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छे से वर्किंग नहीं था। ठीक है, उसकी कंडीशन बहुत पैथेटिक थी और बिल्कुल नगण्य था। तो चलिए समझते हैं, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट मशीन एंड अदर इक्विपमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते थे, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन होते थे, हम आउटसाइड कंट्री से, ब्रिटेन से क्या करते थे, इंपोर्ट कराते थे। क्योंकि हमारे देश के जो इंडस्ट्री सेक्टर थे, इंडस्ट्रियल थे, वो क्या इन चीजों का प्रोडक्शन नहीं करते थे, इनकी कैपेसिटी नहीं थी, उतने हमारे मशीनरी नहीं थी कि वो मशीनों का उत्पादन कर सके। ठीक है, प्रॉपर अगर लिया जाए तो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर पूरा रद्द हो चुका था, बिल्कुल रद्द डिस्ट्रॉय हो चुका था। ठीक है, एक दो जो गिने चुने वर्किंग थे वो भी हाई लेवल के वर्किंग नहीं थे, स्मॉल थे ओनली। चलिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स का हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे आउटसाइड कंट्री से। ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए। कंज्यूमर गुड्स लाइक फोन, मेडिसिन, ईटीसी का भी हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे आउटसाइड कंट्री से। फोन और मेडिसिन नहीं है, कई सारी चीजों को हम इंपोर्ट करते थे। खाद्य पदार्थ का हम आउटसाइड कंट्री से उस समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते थे, क्योंकि हमारे देश की कंडीशन वो नहीं थी कि
खुद इतना पैदावार कर सके। जब हमारे देश को आजादी मिली थी, हमारी अर्थव्यवस्था इनहेरिटेंट में प्राप्त हुई थी, तो उस समय इतनी पैथेटिक कंडीशन थी कि हम खाने के पदार्थ तक को भी आउटसाइड कंट्री से इंपोर्ट किया करते थे। ठीक है, बाद में सुधरी, वो हम पढ़ेंगे आने वाले समय में। अच्छा, तो ये हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट हमने सीख लिया। रामपन पॉवर्टी और रैम्पन पॉवर्टी मतलब अनकंट्रोल्ड पॉवर्टी, अनियंत्रित पॉवर्टी, अनियंत्रित गरीबी कह लीजिए आप इसको। ठीक है, तो रामपंथ का जो आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रामपंथ कोई रैम्पंथ बोलता है, व्हाटएवर इट इज। अच्छा, तो इसका मतलब है अनियंत्रित पॉवर्टी, अनकंट्रोल्ड पॉवर्टी। अच्छा, पॉइंट समझ लेते हैं। बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, ये तो हम शुरू से समझते आ रहे हैं। रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम जो ग्रोथ की थी बहुत कम थी, पर कैपिटा इनकम कम थी, लोग जीवन निर्वाह के लिए खेती करते थे। ठीक है, और उसमें भी क्या करते थे, आउटसाइड कंट्री से इंपोर्ट किया करते थे, और बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, एजुकेशन नहीं था। ठीक है, बहुत सारी कंडीशन थी जो कि जिससे शायद शो होता है कि पॉवर्टी हाई लेवल की थी हमारे कंट्री में। ठीक है, तो बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, रोजगार नहीं था, शिक्षा नहीं थी अच्छी। ठीक है, नेक्स्ट वन, पीपल वर नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर मील अ डे। इतनी पीपल मतलब लोगों को रोजगार नहीं था, तो पैसा नहीं था। ठीक है, पैसे की जरूरत नहीं, पढ़ाई पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ बहुत कम थी, लोग इतने भी कैपेबल नहीं थे कि 2 वक्त की रोटी का कमा सके, और 2 वक्त की रोटी के लिए कमा सके और खा सके और जीवन निर्वाह नॉर्मली कर सके। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज वेरी लो। भाई साहब, सारी कमियां आपको दिखी रही है शुरू से, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है लो ही होगा, और लो ही था, बहुत पैथेटिक था। ये सब कारण थे इसके, रैम्पंट पॉवर्टी, हैवी पॉवर्टी थे। फेल टू फुलफिल बेसिक नीड्स, जाहिर सी बात है रोटी कपड़ा मकान ये भी प्राप्त करने में असफल थे उस समय के लोग, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत ही पैथेटिक थी, मतलब पिछड़ी हुई थी, बैकवर्ड थी। ठीक है, स्टैग्नेंट थी, और पॉवर्टी हाई लेवल की थी। चलिए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। देखिए, जब शहर और गांव की बात की जाती थी, समझ में आता है यार कि शहर तो भाई मतलब कभी 2 गांव वाले व्यक्ति में शहर वाले व्यक्ति की बात होती है, तो गांव वाला व्यक्ति सोचता है वो शहर में रहता है, भाई वहां पे तो सही होगा मामला, सब कुछ डेवलप्ड होगा, कमा रहा होगा अच्छा खासा। ये हकीकत है, गांव के मुकाबले शहर जो होते हैं कहीं ना कहीं मोर डेवलप्ड होते हैं, मोर वर्किंग होते हैं। ठीक है, रोजगार वगैरह होते हैं वहाँ पे। गांव में एक एग्रीकल्चर का सेक्टर मतलब आ जाता है कि एग्रीकल्चर ज्यादा करते हैं, गांव में खेती बाड़ी ज्यादा करते हैं, तो ये इमेज बनती है दिमाग में, और ये शो करता है कि कितना डेवलप्ड है गांव और कितना अर्बन एरिया, मतलब वो अर्बनाइजेशन जैसे कि शहर। ठीक है, तो पॉइंट है 85% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेज। उस समय जो 85% लोग थे वो विलेज में रहते थे। यहीं पे समझ में आता है कि उस समय की अर्थव्यवस्था क्या होगी, क्या ग्रोथ होगा। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई कह सकते हो कि बैकवर्ड इकोनॉमी थी और स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। 15% पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन, और ये 15% जो रह रहे थे, आप ये भी नहीं कह सकते कि ये भी बिल्कुल वर्किंग थे, क्योंकि उस समय शहर भी इतने डेवलप्ड नहीं थे। ठीक है, शहरों में कैसे की फैसिलिटीज थी, कैसे मेडिकल वगैरह भी पैथेटिक कंडीशन में थे। तो ये पॉइंट इतना है कि अर्बनाइजेशन जो था, लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, 15% ओनली शहरों में लोग रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट गाइस, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर थी बहुत पैथेटिक कंडीशन में थी, दयनीय अवस्था में थी, बहुत ही कुछ चीजें जो अंग्रेजों द्वारा निर्माण किए गए थे, रेलवे वगैरह हो गए, वो उनके प्रॉफिट के लिए किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका हमको फायदा मिला, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो पॉइंट चलिए समझ लेते हैं। पावर जनरेशन कैपेसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की जो जनरेशन थी वो वाज वेरी लो, 2100 मेगावाट थी उस समय। ठीक है, और ये डाटा है अक्टूबर 2019 का। ठीक है, ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि आप और समझ सके और इनका भी सर्च कर सके, जो कि मैं आगे लेके आ रहा हूँ। तो इसका कंपेयर तो हम ऐसे ना करें तो बेटर है, लेकिन ये शो करता है बहुत बड़ा डिफरेंट है इसके बीच में। ठीक है, उस समय का समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है, इस बात को तो आप समझते होंगे, लेकिन फिर भी जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, और ये शो करता है बैकवर्ड स्टैग्नेंट इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, लेंथ ऑफ रोड गाइस, सॉरी लेंथ ऑफ रेलवे जो है, लेंथ ऑफ रेलवे उस समय थे 53,596 किलोमीटर। ठीक है, केजी लिख दिया था मैंने, सॉरी किलोमीटर। और आज का आप लोग सर्च करेंगे दिन प्रेजेंट में क्या है, आप लोग सर्च करेंगे और कमेंट में बता सकते हैं हमको, हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन पॉइंट है लेंथ ऑफ रोड।
लेंथ ऑफ रोड 155,000 किलोमीटर और प्रेजेंट में देखा जाए मतलब अक्टूबर 19 का अगर मैं बात करता हूँ मतलब 2019 तो ये 43,20,000 किलोमीटर है और बढ़ गया होगा। ठीक है, ऐसी बात है, डाटा बढ़ता रहता है, कम और चेंजेस आते रहते हैं। तो गाइस ये मैंने आपके सामने शो किया है, इसकी कोई ज्यादा नीड नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि एक अलग ही रुतबा आता है अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ एडिशनल होता है तो आप। ठीक है, ठीक है गाइस, लेंथ ऑफ रोड हमने पढ़ा 155,000 किलोमीटर उस समय था, जो कि एक बहुत बड़ा कारण था पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का, और आज के मुकाबले देख के आप कंपेयर कर सकते हो, वाकई में बहुत बड़ा कारण था पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का। अच्छा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई ये इसका कंडीशन भी बहुत पैथेटिक था। ठीक है, लोगों का जो बीमार हुआ करते थे वो भी ठीक होना, मतलब एक तरीके की मेडिसिन फैसिलिटी वगैरह नहीं थी, हॉस्पिटैलिटी अच्छी नहीं थी उस समय की। ठीक है, तो हॉस्पिटल कॉलेज वगैरह जो थे सही से वर्किंग नहीं थे। ठीक है, ये पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या था, कारण था। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बात की जा रही थी, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गए, और भी कई सारे होते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी पैथेटिक कंडीशन में थे, दयनीय अवस्था में थे, और इट वाज अ साइन ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो गाइस, इट वाज जस्ट 8 फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। होप यू अंडरस्टूड। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज राइट इन कमेंट, विल डेफिनेटली रिप्लाई, and thank you for watching this video. Like, subscribe and share with Nady.